ये एजेंसी सीक्रेटली तरीके से दुश्मनों का सफाया करती है, जिनके ऑफिसर्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए शहीद हो जाते हैं। और कभी कभी इसका नाम सबसे ज्यादा बार सुना जाता है। इसको फॉर्म किया जाता है 1968 में। तब ये उस समय वायुसेना के चीफ पीसी लाल को अलर्ट कर देते हैं। हम सब जानते हैं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पुलिस दिन रात हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनके अलावा भी हमारे देश में 8 ऐसी एजेंसियां हैं जो दिन रात हमारे देश की सेवा में लगे रहते हैं। और कभी कभी इनके काम के बारे में हमें तभी पता चलता है जब ये अपने मिशन को पूरी तरह अंजाम देते हैं। आज हम बात करेंगे इन्हीं एजेंसीज के बारे में, जिनके ऑफिसर्स अपने मिशन को पूरा करने के लिए शहीद हो जाते हैं। और कभी कभी हमें इनके बारे में पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि हमारी गवर्नमेंट भी कभी कभी इन बातों को पब्लिक और मीडिया के सामने में नहीं बताती है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये एजेंसी सीक्रेटली तरीके से दुश्मनों का सफाया करती है। इसको फॉर्म किया जाता है 1968 में और उस टाइम इसका नाम रखा जाता है फॉरेन इंटेलिजेंस। रॉ को दुनिया की सबसे बेस्ट सुरक्षा और खुफिया एजेंसी में गिना जाता है। रॉ सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी दूसरे देशों पर दुश्मनों पर नजर रखती है। रॉ के एजेंट्स कभी कभी ऐसे खतरनाक मिशन पर जाते हैं जहां से वापस आने के चांस कभी कभी 1 या कभी 0% तक होती है। कभी कभी इन्हें अपने मिशन के बारे में इतना सीक्रेट रहना पड़ता है कि ये अपने मिशन के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स तक को भी ये शेयर नहीं कर सकते हैं। इनके मिशन के बारे में एक एग्जांपल देता हूँ। ईयर 1971 में जब भारत का सामना पाकिस्तान से होने वाला था, तो उस टाइम रॉ के चीफ कामेश्वर राव को ये इंफॉर्मेशन पहले ही पता चल गया था। तब ये उस समय वायुसेना के चीफ पीसी लाल को अलर्ट कर देते हैं। फिर दूसरा है सिक्किम का भारत में विलय। तीसरा है पाकिस्तान के कहुआ में परमाणु संयंत्र का खबर। और ऐसे बहुत सारे केसेस जो इंडिया के हित में रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसको फॉर्म किया गया था 1887 में गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। फिर 1947 में इसको फिर से एक बार रीऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इसके साथ आईबी देश की सबसे पुरानी एजेंसी है जो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। आईबी देश के आंतरिक मामलों पर खुफिया तरीके से नजर रखती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आईबी विदेश नीति बनाने में भारत सरकार की मदद भी करती है। साथ ही देश के इंटेलिजेंस डिटेल्स को कलेक्ट भी करती है। इसकी एक हिस्टोरिक बात, 1950 से लेकर सोवियत संघ के विघटन तक रूस की सुरक्षा एजेंसी केबीजी आईबी को ट्रेनिंग देते थे। थर्ड नंबर पे बात करेंगे हम एनआईए की यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसे फॉर्म किया जाता है 31 दिसंबर 2008 को मुंबई हमले के बाद, जिससे पाकिस्तान के इस्लामी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 मेंबर समुद्री मार्ग से मुंबई आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। इस आतंकवादी हमले के बारे में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। वापस आते हैं हम अपनी वीडियो में। एनआईए इसका मुख्य काम आतंकवाद से रिलेटेड हमलों को हैंडल करना होता है। टेररिस्ट अटैक, टेररिस्ट को फंड कहां से मिल रहा है, इनसे जुड़े सभी गतिविधियों का बारीकी से जांच करने के लिए इस एजेंसी का गठन किया गया था। इसके बाद आते हैं एनटीआरओ यानी कि नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। इसे फॉर्म किया जाता है 2004 में। ये एजेंसी गुप्तचरों के जैसे काम करती है, जैसे किसी दूसरे देश से जानकारी इकट्ठा करना और सीक्रेटली तरीके से उस जानकारी को देश तक पहुंचाना। साल 2014 में इस एजेंसी की ओर से आईसीजी को दी गई खुफिया जानकारी के जरिए पाकिस्तान के एक जहाज को उड़ा दिया गया था। ये एजेंसी प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अंडर में काम करती है। साथ ही इसमें NICRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी शामिल है, जो एशिया में अपनी इस तरह की पहली ऑर्गेनाइजेशन है। देखा जाए तो ये एनटीआरओ, रॉ और आईबी के समान ही काम करती है। अब आता है एनसीबी यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। अभी तक हम जिन जिन एजेंसीज के बारे में बात किए हैं, ये एजेंसी उन सभी से अलग है। इसे फॉर्म किया गया था 1986 में। एनसीबी का काम अवैध मादक पदार्थ जैसे अफीम, ड्रग्स की तस्करी और इसके मिसयूज को रोकने के लिए यह एजेंसी बीएसएफ पंजाब बॉर्डर के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाती है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पंजाब बॉर्डर ही क्यों? क्योंकि ड्रग्स जैसे इलीगल सब्सटेंस की सबसे ज्यादा तस्करी पंजाब बॉर्डर से की जाती है, जिसे रोकने के लिए आर्मी के साथ साथ पंजाब पुलिस का भी ज्यादा फोकस इन तस्करों पर रहता है। एनसीबी के बाद आता है डीआईए यानी कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी।
इनके बारे में भी हमें बहुत ही रेयर केस में सुनने को मिलता है। ये देश विदेश से रिलेटेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है और देश के डिफेंस सिस्टम को अलर्ट करती है। डायरेक्टर ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, डिफेंस इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर और डिफेंस इंफॉर्मेशन वारफेयर DIA के अंदर काम करती है। अब आती है CBI यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका नाम सबसे ज्यादा बार सुना जाता है, अक्सर मूवीज, टीवी सीरियल और न्यूज में सुनने को मिलता है। इसे फॉर्म किया गया था 1 अप्रैल 1963 को। ये इंडिया की इम्पोर्टेंट सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी में से एक है। CBI नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामले के साथ साथ बहुत सारे अनसुलझे इम्पोर्टेंट केस को भी हैंडल करती है। इसके बाद आते हैं ED यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट। इनसे सबसे ज्यादा डर उन लोगों को लगता है जिनके पास ब्लैक मनी होती है। इसे फॉर्म किया जाता है 1 मई 1956 को। ये एजेंसी इंडिया में आर्थिक अपराधों के खिलाफ कार्रवाई करती है। ये खासकर करप्शन और घूसखोरी जैसे मामलों में नजर रखती है और इसके साथ साथ देश के इकोनॉमी से रिलेटेड लॉ को लागू कराने का भी काम करती है। तो ये थी वो एजेंसी जिसके बारे में हमें सबसे कम सुनने को मिलता है और ये लोग भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पुलिस की तरह दिन रात हमारे काम में लगे रहते हैं, जिनके बारे में हमें बहुत ही कम सुनने को मिलता है और देश की सुरक्षा में इनका एक बहुत ही अहम रोल होता है। नेक्स्ट